नमस्कार साथियों, फल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लाइव क्लास में ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे जो किसी कारणवश एंड करना पड़ा। तो अब ये क्लास आपको रिकॉर्डिंग करके दी जा रही है जिसमें 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और कल 2:30 से 3 बजे के बीच में हम फिर से लाइव क्लास में ये 125 नंबर की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, इन क्वेश्चनों को अवश्य पूरा देखना क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा अगर पूछा जाए तो? सदुक्कड़ी भाषा का कवि कहा कबीर दास जी को। और परशुराम चतुर्वेदी से अगर पूछा जाए तो परशुराम चतुर्वेदी ने कबीर को क्या कहा अगर पूछा जाए तो? पंचमेल खिचड़ी। तो कबीर की भाषा को क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? सदुक्कड़ी भाषा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अगर पूछा जाए डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कबीर के लिए कथन, तो इनका एक महत्वपूर्ण कथन है जो ज्यादातर पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये आपको बताता हूं। कथन है, कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। तो राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? कबीर की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। तो याद रखना, कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। ये कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो एक विकल्प में अगर 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो 20 क्वेश्चनों में कितना सॉल्व होगा? तो ये प्रैक्टिस सेट आपको काफी लाभदायक होंगे। तो क्लास को पूरा देखें और किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें क्योंकि हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 2 है, सूची 1 का मिलान होना चाहिए। सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोट होना चाहिए। दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 और सूची 2 दी गई है। अर्थशास्त्र, आचार्य चाणक्य, मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट, हर्षचरित, विशाख दत्त, पृथ्वीराज, रासो, चंद्रबरदाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? नीचे कोड दिया गया है, 1 मिनट पूरा दिखा देता हूं। अब बताइए ऑप्शन कौन सा इसका राइट होगा? तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? यह आचार्य चाणक्य की। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। हर्षचरित बाण भट्ट की। और पृथ्वीराज रासो इसकी पुस्तक है, चंद्रबरदाई की पुस्तक है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 3 2 4 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने होना चाहिए यहाँ पर, वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था? ऑप्शन है मनुस्मृति, रामायण, पृथ्वीराज, रासो, रजत तरंगणी। तो किसके अत्याचारों से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था? तो किसका होगा? ऑप्शन नंबर 3 का क्या होगा? ऑप्शन सी, तो पृथ्वीराज रासो। मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य की उत्पत्ति की बात कही गई है। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की रचना का पात्र है? ऑप्शन है सत्यजीत राय, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, फणीश्वरनाथ रेणु। तो देवदास किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का पात्र है देवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? निर्मला, गबन, गोदान, प्रेमासन। तो किस उपन्यास का पात्र है गोदान? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? गोदान। गोदान किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार ने अनेक बौद्ध ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया? तो कौन सा साहित्यकार है जिसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया? राहुल सांकृत्यायन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। तो कौन है वो साहित्यकार? राहुल सांकृत्यायन ने अनेक बौद्ध ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द का सही वर्ण विच्छेद है। तो परीक्षा शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? वर्ण विच्छेद से भी पूछा जाता है। पै, आधा पै हलंत अगर लगा दिया जाए तो क्या होता है? आधा। पै धन ए धन रे धन ई धन छे धन आ, पै धन ए धन रे धन ई धन कै धन शे धन आ, पै प्लस आ प्लस रे प्लस ई प्लस छे प्लस आ। अगला है पा प्लस आ प्लस रे प्लस ई प्लस के प्लस से प्लस आ। तो जिनमें हलंत लगा हुआ है वो क्या शब्द हैं? आधे शब्द हैं। तो अब अगर हम इसे तोड़ें तो क्या बनेगा? पे हलंत हो जाएगा, इसमें ए शब्द जुड़ा हुआ है, फिर प्लस कौन सा जुड़ा है? आ शब्द जुड़ा हुआ है, फिर प्लस क्या जुड़ेगा? रे। रे क्या है? इसमें हलंत है, आधा है, फिर प्लस कौन होगा? ई, बड़ी ई, फिर प्लस फिर क्या है? छह। क और छह किससे बना होता है? क और स से। तो फिर क आधा हो जाएगा, क्या आधा हो जाएगा? प्लस शय, मूर्धन्य शय, ये भी क्या है? आधा हो जाएगा, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, प्लस आ। तो इस तय धन तय आधा प्लस ए प्लस रे आधा प्लस ई प्लस के आधा प्लस श आधा प्लस आ से बनकर क्या शब्द बना है? परीक्षा। तो कितने वर्ण है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने शब्दों से बना हुआ है? 7 शब्दों से। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, रे के विभिन्न रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो रे के विभिन्न रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, मात्र संयोजन और संयुक्ताक्षर बनाने में रे की विशिष्ट स्थिति है। बी है, रे में उ और उ की मात्रा वर्ण के बीच में लगाई जाती है। सी, यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो तो यह रेप मात्रा के ऊपर लगता है। रेप बोले तो ऊपर की तरह मात्रा। तो ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो मात्र संयोजन और संयुक्ताक्षर बनाने में रे का विशिष्ट स्थिति है। जैसे अगर हम उदाहरण ले तो क्या लेंगे उदाहरण? जैसे रुपैया। अगर रुपैया लो तो इसमें रे का क्या है? विशिष्ट योगदान है। और रुपैया हो गया, अगला क्या हो सकता है? रूप। रूप में भी रे की विशिष्ट स्थिति है। इस तरह रे में उ और उ की मात्रा वर्ण के बीच में लगाई जाती है। ये भी क्या, हम कोई मात्रा लिखते तो उ को क्या बीच में लिखते हैं। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ऊपर। जैसे ऊपर लिखना है तो उ के बीच में हम क्या करेंगे? रे, पे और फिर रे, ऊपर हो जाएगा। और यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो तो रेप मात्रा में लगाया जाता है।
रेप बोले कैसे, जैसे हम मान लें पार्टी लिख रहे हैं, पार्टी, तो पा पे टी पे क्या होगा, ई की मात्रा, उस पे रेप उल्टा क्या कर देंगे, रे लगा देंगे। इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रे के शुद्ध विकल्प को लिखिए। तो रे का शुद्ध विकल्प कौन सा है, ग्रह या नक्षत्र, ग्रह विज्ञान, ग्रह कार्य, ग्रह कार्य। तो इसका रे का शुद्ध विकल्प कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। कौन सा ऑप्शन होगा, सी, क्योंकि ग्रह और कार्य दोनों सही लिखे हुए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, बिंदु अनुसार का चिन्ह होता है, क्या बिंदु अनुसार का चिन्ह होता है। और दूसरा है, अनुसार नासिक ध्वनि है, इसका लिपि चिन्ह है। क्या है, अनुसार नासिक ध्वनि है और इसका लिपि चिन्ह है, क्या बिंदु का लिपि चिन्ह है। उपयुक्त कथनों में क्या सत्य है, तो इसमें सत्य बताना है, कौन सा सत्य है। तो इसका ऑप्शन नीचे दिया गया हुआ है, केवल एक, केवल दो, ए और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों। तो ये दोनों क्या है, सही हैं। बिंदु अनुस्वार का चिन्ह होता है, अनुस्वार जब हम कोई बिंदु ऊपर से लगाते हैं, अनुस्वार नासिक ध्वनि है और ये अनुस्वार जो है वो नाक से भी अनुस्वार ध्वनि का प्रयोग होता है। इसका ये लिपि चिन्ह है, लिपि द्वारा यानी कि बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अनुसार कैक वर्ग के वर्णों से पहले हो तो उच्चारण निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का होगा। क्या पूछा गया है, यदि अनुसार कै वर्ग के वर्णों से पहले हो तो उच्चारण निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का होगा। ई के समान, न के समान, मैं के समान, उपयुक्त तीनों के समान। तो कै वर्ग के वर्णों से पहले हो तो उच्चारण किस प्रकार से होगा। तो इसका राइट ऑप्शन बताओ क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ई के समान। यदि अनुसार कै वर्ग के वर्णों अर्थात कै ख ग घ, कैसे, कौन से वर्ण कै ख ग घ से पहले हो तो उच्चारण क्या होगा, ड के समान होगा। शब्द जैसे हम लिखें, ये ई नहीं ड है, तो किसके समान होगा, ड के समान। तो जैसे हम क्या लिखें, उदाहरण के लिए अगर लिखें एक शब्द पंख, तो पंख में क्या आ रहा, अंक की मात्रा पहले आ रही है। तो कै वर्ग के वर्णों से पहले, कै वर्ग के वर्णों से पहले हो तो उच्चारण निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। तो किस प्रकार का होगा, डै, डै बोलते ना हम, डै, तो अंक की मात्रा, तो इस प्रकार से होगा। से पंख लिख दिया ना, पंख, तो पंख में किसका ध्वनि आ रही है, डै की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध अनुस्वार वाले शब्द को छांटे। तो इसमें अशुद्ध अनुस्वार शब्द को बताना है, कौन सा अनुस्वार वाला शब्द गलत है। ऑप्शन है छंद, गंदा, सुंदर, संशय। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा, 12 का। तो किसमें अशुद्ध अनुस्वार वाले शब्द है, यानी कि जिसमें अनुस्वार नहीं लगाया गया है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, संशय। यहां पर अंग होना चाहिए, संशय, ये क्या हुआ, सांस। तो ये क्या है, गलत अशुद्ध शब्द है। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं वर्ण शब्दांश है, कूट के माध्यम से चयन करें। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं वर्ण शब्दांश है, कूट के माध्यम से चयन करें। क्या दिया गया, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, रूढ़ शब्द। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन है इसमें, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, तीन और चार दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, एक और दो दोनों। क्या बताया, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं वर्ण शब्दांश है, कूट के माध्यम से चयन करें। शब्दांश कौन से हैं, एक और दो, उपसर्ग और प्रत्यय। ये इसके राइट ऑप्शन होगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट, अभिज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का मूल शब्द है। तो अभिज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का मूल शब्द है
अभिधन ज्ञान, अभधन ज्ञान, अभाई धन ज्ञान, अभिधन ज्ञान। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो कौन सा राइट होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अभिज्ञान शब्द में अभि क्या है? उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडनी। क्या पूछा गया है? ओडनी शब्द में प्रत्यय है अनि, नी, ई, डिनी। तो कौन सा इसमें प्रत्यय है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नी। तो इसमें क्या है? कोड में नी प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या हुआ? ओडनी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें एक कथन है, कौन सा कथन सत्य नहीं असत्य होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहां पर लिखो असत्य। असत्य। पंथ को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंथ की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। डी, पंथ भारतीय युग के कवि हैं। क्या पंथ भारतीय युग के कवि हैं? ये आपको बताना है। तो पंथ, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, असत्य है। पंथ क्या है? छायावाद के कवि है, ना कि भारतीय युग के। तो पंथ को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये सही बात है। पल्लव पंथ की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। पंथ भारतीय युग के कवि नहीं है, किस युग के हैं? छायावाद युग के कवि हैं। तो सुमित्रानंदन पंथ हुए छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से क्या है? एक है। और इनके अतिरिक्त छायावाद के अन्य स्तंभ के रूप में कौन कौन जाने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद हुआ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुआ और महादेवी वर्मा। ये क्या है? छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद गायन का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन है, उसका संबंध किस भाषा से है पूछा गया है। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, मैथिली भाषा। तो किस भाषा से ध्रुपद गायन का संबंध है? तो किससे है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। तो ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा से इसका संबंध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर, यह निम्नलिखित में से किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां किस रचनाकार की है, ये पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु। तो किसकी है ये पंक्तियां? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताओ क्या होगा? 18वां का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां है। क्या है? रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर, यह निम्नलिखित में से किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कवि संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। तो इसमें सत्य नहीं असत्य होना चाहिए, होना चाहिए असत्य। तो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। और कवि क्या है? संत कवि हैं। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है, ये भी सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। तो संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं, बल्कि किसके हैं? राम भक्ति शाखा के कवि। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, एक विद्यानिवास की भी पंक्ति है कि तुम चंदन हम पानी। तो याद रखना, दोनों पंक्तियां महत्वपूर्ण है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वज शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां पर पूछा गया है कि ध्वज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पर्यायवाची क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, ये कहीं से भी पूछे जाते हैं, और ये भी ध्वज शब्द ज्यादातर अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है झंडा, केतु, निहार, पताका। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, निहार। झंडा, केतु और पताका, ये तीनों क्या है? ध्वज शब्द के पर्यायवाची हैं। तो साथियों, क्लास को करते हैं एंड और मिलेंगे कल 2:30 से 3 के बीच में लाइव क्लास में।
तो क्लास में, लाइव क्लास में अवश्य जुड़े। और टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहें तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम में जुड़ने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर, जहाँ पर क्विज भी कराई जाती है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ भी जुड़ सकते हो। तो साथियों, क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना, अपने साथियों को भी जोड़ना। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों को चैनल से जोड़ें। तो साथियों, कल इससे आगे के क्वेश्चन हम लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।